जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, क्योंकि हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ देख ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में चंबल, बनास, बाणगंगा और इनकी सहायक नदियाँ हैं, जिनमें काली सिंध, पार्वती, परवन, बेड़च, गंभीरी, कोठारी, खारी आदि सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंबल नदी की। इसे प्राचीन काल में चरमन्यवती के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो चंबल नदी है, इसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? चरमन्यवती के नाम से भी जाना जाता था। चंबल नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में महू के निकट मानपुर के समीप जानपाव पहाड़ी से हुआ है। जो चंबल नदी है उसका उद्गम कहाँ है? महू, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ मानपुरा के निकट जानपाव पहाड़ी से निकलती है। यानी जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है? महू के जानपाव पहाड़ी से निकलती है, जो विंध्यन पर्वत श्रेणी का भाग है। जो किसका भाग है? विंध्यन पर्वत श्रेणी का भाग है। यह राजस्थान में चौरासीगढ़ किले के निकट प्रवेश करती है। यानी जो राजस्थान है, राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ करती है चंबल नदी? चौरासीगढ़ किले के निकट प्रवेश करती है। यानी चौरासीगढ़ जो स्थान है वहाँ ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कोटा और बूंदी जिलों की सीमा बनाती है। उसके बाद में क्या करती है? कोटा और बूंदी जिलों की सीमा बनाती है। तत्पश्चात सवाई माधोपुर कोटा की सीमा बनाती हुई राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ प्रवाहित होती है। और उसके बाद में क्या करती है? सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा बनाती हुई राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। अंत में यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर के निकट मिल जाती है। और बाद में क्या करती है? ये नदी यमुना नदी में मिल जाती है। बाद में जो चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना नदी में कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। आगे देखिए, राजस्थान में चंबल नदी 135 किमी का मार्ग तय करती है। यानी राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। यानी राजस्थान में चंबल नदी कितना मार्ग तय करती है? 135 किमी यानी किलोमीटर। तो राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। जबकि इसकी कुल लंबाई यानी संपूर्ण भारत में चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किमी है। कुछ बुकों में आपको ये 966 किमी मिलेगा और कुछ में 965। तो ये 965 एकदम सही है। ठीक है। तो चंबल नदी की जो लंबाई है, जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 965 किमी। राजस्थान में प्रवेश से पूर्व नदी का तल लगभग 300 मीटर चौड़ा है। राजस्थान में प्रवेश से पूर्व यानी जब ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ के निकट। उससे पहले नदी का जो तल है वो कितना चौड़ा है? 300 मीटर चौड़ा है। किंतु इसके पश्चात इसकी घाटी संकीर्ण हो जाती है। उसके पश्चात इसकी जो घाटी है वो कम चौड़ी हो जाती है, यानी सकड़ी हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है। ठीक है। चौरासीगढ़ से 5 किमी दूर चूलिया प्रपात है। यानी जो चंबल नदी है वो चौरासीगढ़ के निकट क्या करती है? जो चौरासीगढ़ है उससे 5 किमी दूर चूलिया जलप्रपात बनाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कौन सी नदी चूलिया जलप्रपात बनाती है? तो आपका आंसर होगा चंबल नदी। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। ठीक है, जिसे चंबल नदी बनाती है, जो चौरासीगढ़ के समीप है। ठीक है। इसके पश्चात कोटा तक नदी का संकीर्ण घाटी से प्रवाहित होती है। यानी कोटा तक यह नदी क्या है? एक संकीर्ण घाटी में प्रवाहित होती है। आगे देखिए, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में चंबल नदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक अपवर्तन के कारण बेड़ बन गए हैं। जो सवाई माधोपुर और धौलपुर के जो क्षेत्र है सीमावर्ती, वहाँ पे अत्यधिक अपवर्तन के कारण क्या बन गए हैं? बीहड़ बन गए हैं। बेड़ का मतलब है गहरे मिट्टी का कटाव होने के कारण गहरा अपवर्तन हो गया है। ठीक है, जिनके कारण भीड़ बन गए हैं। चंबल नदी पर निर्मित बांध, यानी चंबल नदी पर कौन कौन से बांध है? ठीक है, निर्मित गांधी सागर बांध पहले नंबर पे आता है आपके। जो फर्स्ट नंबर है गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज।
जो सिंचाई एवं जल विद्युत के प्रधान स्रोत है। जो ये बांध है जैसे गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज बांध, ठीक है, इनसे सिंचाई भी की जाती है और जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां, अब हम बात करेंगे चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम काली सिंध। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदियों में सबसे पहले देखते हैं काली सिंध नदी। मध्य प्रदेश के देवास के निकट से निकलकर झालावाड़ और बारां जिले में बहती हुई नानेरा के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। जो काली सिंध नदी है वो कहाँ चंबल में मिलती है? नानेरा के निकट, और निकलती कहाँ है? मध्य प्रदेश के देवास से, ठीक है, मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है और जो नानेरा है, नानेरा नामक स्थान है वहाँ चंबल से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो काली सिंध की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? परवन, उजाड़, निवाज और आहू, ये इसकी सहायक नदी है काली सिंध की, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है पार्वती नदी। मध्य प्रदेश में सीहोर के निकट से निकलकर बांस जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल नदी में मिलती है। यानी कहाँ मिलती है ये चंबल नदी में? पालिया के निकट, और निकलते कहाँ से है? मध्य प्रदेश के सीहोर से, ठीक है, और पालिया के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अंधेर, रेतरी, अहेली और कुल है, ठीक है। वापिस से रिपीट कर देता हूँ, पार्वती नदी की सहायक नदियाँ अंधेरी, रेतली, अहेली और कुल है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है बापनी या ब्रह्मणी नदी। बापनी या ब्रह्मणी नदी चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुर गांव के निकट से निकलकर भैंसरोलगढ़ के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। जो चित्तौड़गढ़ जिले से निकलती है हरिपुर गांव के निकट से, और भैंसरोलगढ़ के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? बापनी नदी, ठीक है। आगे बात करते हैं मेज नदी। भीलवाड़ा जिले से निकलकर बूंदी जिले में लाखेरी के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यानी जो मेज नदी है वो लाखेरी के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। आगे बात करते हैं गंभीरी नदी। गंभीरी नदी मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है। यानी जो मध्य प्रदेश में जो जावद की पहाड़ी है वहाँ गंभीरी नदी का उद्गम स्थान है। यह चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई चित्तौड़ शहर से 2 किमी दूर, यानी जो चित्तौड़ शहर है उससे 2 किमी उत्तर में बेड़च में मिल जाती है। यानी बेड़च नदी में मिल जाती है, ठीक है। कौन सी? गंभीरी नदी। गंभीरी नदी जायद की पहाड़ियों से निकलती है जो मध्य प्रदेश में स्थित है और चित्तौड़ जिलों में बहती है। यानी कहाँ बहती है? चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है, और चित्तौड़ शहर से 2 किमी उत्तर में बेड़च नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है बेड़च में? गंभीरी, ठीक है। आगे देखिए, बनास नदी। बनास नदी अरावली के खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। यानी जो अरावली है, अरावली की खमनोर पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी, ठीक है, जो कुंभलगढ़ से 5 किमी दूर स्थित है। जो ये खमनोर पहाड़ी है वो कहाँ है? कुंभलगढ़ से 5 किमी दूर स्थित है। बनास राजस्थान की प्रमुख नदी है। बनास क्या है? राजस्थान की प्रमुख नदी है, क्योंकि इसका संपूर्ण मार्ग इस राज्य में ही है। यानी इसका जो संपूर्ण मार्ग है यही पूर्ण रूप से राजस्थान में ही प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? बनास नदी, ठीक है। ये कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर गोगुंदा के पठार से प्रवाहित होती हुई, यानी ये कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर गोगुंदा के पठार से प्रवाहित होती हुई अरावली श्रेणी काटकर नाथद्वारा, राजसमंद और रेल मगरा होती हुई चित्तौड़गढ़ रख भीलवाड़ा जिले से बिगोद के पास बेड़च को सम्मिलित करते हुए सवाई माधोपुर कोटा के, यानी जो ये नदी है चित्तौड़गढ़ रख भीलवाड़ा जिले से बिगोद के पास बेड़च को सम्मिलित करते हुए सवाई माधोपुर कोटा के समीप चंबल में मिल जाती है, ठीक है। गंभीरी बेड़च में मिल रही थी,
बेड़च बनास में मिल रही थी और बनास किस में मिल रही है, चंबल में। ठीक है, यानी जो बनास नदी है वो कहाँ मिलेगी, कोटा के समीप, कोटा के समीप किस में मिलेगी, चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 480 किमी है, यानी जो बनास नदी है इसकी लंबाई कितनी है, 480। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास, जिसकी लंबाई कितनी है, 480 किमी। ध्यान रखना, बनास नदी सदाबहार नदी नहीं है, ये मानसून काल में ही बहती है। ठीक है, बरसात के समय में ही बहती है। या आगे देखिए, ग्रीष्म काल में नदी सूख जाती है, यानी जो ग्रीष्म काल है इस समय में जो बनास नदी सूख जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, गांडी, मानसी, डूंड और मोरेल है। इस नदी को वन की आशा भी कहा जाता है, यानी बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। बेड़च नदी, इसका उद्गम उदयपुर के निकट गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं, यानी जो बेड़च नदी कहाँ से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर जिले से में, जो उदयपुर जिला है उसमें स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, बेड़च नदी। आगे देखिए, उदयपुर के निकट आयड़ नदी के नाम से जान जाती है, यानी उदयपुर में इसे किस नाम से जाना जाता है, आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है, किंतु उदय सागर झील से निकलने के पश्चात इसे बेड़च कहते हैं। ये जो उदय सागर झील है उससे आगे से किस नाम से जाना जाता है, बेड़च के नाम से जाना जाता है। यानी उदय सागर झील तक तो गोगुंदा से लेके उदय सागर झील तक तो इसे आयड़ के नाम से जाना जाता है, और उदय सागर झील के आगे से इसे किस नाम से जानते हैं, बेड़च के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात ये चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होते हुए विगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। यानी जो बेड़च नदी है वो विगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है, यानी बेड़स नदी किसकी सहायक नदी है, बनास की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कोठारी नदी। ये बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है कोठारी, बनास की सहायक नदी है, जो उदयपुर जिले के उत्तरी भाग से निकलने के पश्चात लगभग 145 किमी प्रवाहित होकर भीलवाड़ा जिले में बनास में मिल जाती है। जो कोठारी नदी है वो उदयपुर से निकलती है और भीलवाड़ा जिले में बनास में मिल जाती है। कौन सी नदी, कोठारी। आगे देखिए, खारी नदी। इस नदी का उद्गम उदयपुर जिले के बिजराल गांव की पहाड़ियाँ हैं, यानी जो खारी नदी कहाँ से निकलती है, उदयपुर जिले के बिजराल ग्राम से निकलती है। जो बिजराल ग्राम में जो पहाड़ियाँ स्थित हैं वहाँ से खारी नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई 80 किमी है, यानी खारी नदी की लंबाई कितनी है, 80 किमी। टोंक जिले के देवली के निकट ये बनास में मिल जाती है। जो टोंक जिले के देवली के निकट यह नदी किस में मिलती है, बनास नदी में मिल जाती है। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।